Good morning to all. Today I will discuss about bronchitis, which is taken from the subject medical surgical nursing, and the unit is the nursing management is disorder of the respiratory system. So आज की क्लास में हम ब्रोंकाइटिस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उन सभी डिसऑर्डर्स का एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो आज की क्लास में हम सिर्फ ब्रोंकाइटिस के बारे में पढ़ेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेक्स्ट डिसऑर्डर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द ब्रोंकाइटिस? फर्स्ट हम डेफिनेशन इसका पढ़ेंगे। ब्रोंकाइटिस इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूब नोन एज ब्रोंकाइटिस। इट मीन्स कि ब्रोंकाइटिस क्या होती है? ब्रोंकाइटिस एक जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है, जैसे मैंने बताया था जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा जो लंग्स के लिए जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है वो दो पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट एंड राइट। और उसके अलावा ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं। तो ये सारा जो हमारा होता है वो ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर आता है। ये लेफ़्ट और जो राइट लंग्स होते हैं इनमें हमारे एयर सप्लाई करने का काम करते हैं। तो ये जो ब्रोंकियल ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना हमारा ब्रोंकाइटिस कहलाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ईटियोलॉजी के बारे में। जो ब्रोंकाइटिस होती है उसकी जो मेन ईटियोलॉजी होती है वो क्या क्या होती हैं? फर्स्ट वन इज़ इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन कॉज्ड बाय इन्फेक्शन एंड एयरबॉर्न irritant that block airway in the lungs result in the decreased ability to gas exchanges. It means कि जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या फिर कोई एयरबॉर्न इरिटेंट्स होते हैं जो कि हमारे ब्रोंकियल ट्यूब में पहुंचते हैं, उस समय क्या होता है कि म्यूकस का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है हमारे इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो हमारा एयरवे होता है जिससे हम सांस लेते हैं वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगता है लंग्स में। देन आफ्टर क्या होता है कि उसका परिणाम क्या होता है कि हमारा गैस जो एक्सचेंज होता है, यानी जो गैस एक्सचेंज की प्रोसेस होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद क्या होता है? देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ ब्रोंकाइटिस। फर्स्ट वन इज़ एक्यूट वेयर ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे रिवर्सिबल एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वेयर ब्लॉकेज इज़ नॉट रिवर्सिबल। ये दो प्रकार का ब्रोंकाइटिस होता है। पहला तो एक्यूट होता है जो कि रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल मतलब एक्यूट होगा तो वो ठीक हो जाता है। देन आफ्टर जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है वो नॉट रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब वो जल्दी सही नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। पेशेंट विथ एक्यूट ब्रोंकाइटिस आर सिम्टोमेटिक टिपिकली फॉर 7 to 10 days आफ्टर ड्यू टू द वायरल बट समटाइम बैक्टीरियल इन्फेक्शन। यानी जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो हमारे वायरल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के 7 से 10 दिन में लगभग ये ठीक होने लगता है। नेक्स्ट, पेशेंट विद द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस will have symptoms of chronic productive cough for at least 3 consecutive months in 2 consecutive years. It means कि जो हमारा क्रोनिक इन्फेक्शन होता है तो हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि हमारा जो 2 से 3 महीने से लेकर के 2 से 3 सालों तक ये हो सकता है और इसमें लगातार कफ यानी जो प्रोडक्टिव कफ होता है वो लगातार बना रहता है। तो ये हमारे कंडीशंस होती हैं क्रोनिक कफ की। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देयर इज़ इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, इन्फ्लामेटरी चेंजेस एंड अल्टीमेटली फाइब्रोसिस इन द एयर वॉल्स। यानी जो हमारी मेन ईटियोलॉजी में और भी कुछ चीज़ शामिल होती हैं जिनमें क्या क्या होता है कि हमारा इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन है जो कि हमारे ब्रोंकाइटिस यानी जो हमारा ब्रोंकाइटिस होता है उसको कर सकता है। इन्फ्लामेटरी अगर चेंजेस होंगे उससे भी हमारा ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। एंड फाइब्रोसिस इन द एयरवे वॉल्स। एयरवे अगर वॉल्स में फाइब्रोसिस कंडीशंस होगी उस कंडीशंस में भी हमारे ब्रोंकाइटिस की कंडीशन हो सकती है। द पेशेंट विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस
हैज़ एन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अगर किसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जो इंसिडेंस होते हैं वो इसमें ऐसे पेशेंट को इंक्रीज होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रोग्नोसिस के बारे में। प्रोग्नोसिस मतलब कि पेशेंट मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें पेशेंट के सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। Prognosis: patient with acute bronchitis which have a resolution of symptoms and respiratory status will return to a normal condition। यानी अगर किसी को acute bronchitis है और जो सिम्टम्स हैं उसके कुछ दिन बाद 7 से 10 दिन बाद अगर रिजॉल्व हो जाते हैं या सही हो जाते हैं तो वो पेशेंट अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्रोनिक की बात अगर करेंगे, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इज क्लासिफाइड ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ COPD। इट मीन्स कि जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होगा मतलब बहुत दिनों से अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है तो फिर अगर ये धीरे धीरे सही नहीं होता तो इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है जिसको हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ कहते हैं। इट मीन्स कि ऐसी बहुत सारी रिस्पिरेटरी डिसीजेस हैं, बहुत सारी ऐसी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं जो कि सही नहीं होती, क्रोनिक हो जाती हैं और धीरे धीरे वो किस कैटेगरी में शामिल हो जाती हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ में, विच इज़ ऑफ्टन लिंक्ड टू स्मोक एंड हैज़ अ progressive pattern. Shortness of the breath initially present when the exertion and eventually is present even the rest। इट मीन्स कि ये जो हमारा COPD में शामिल होगा कोई भी ये जो डिसीज़ होती है तो उस समय ये हमारे स्मोकिंग से भी लिंक्ड होता है। इसका मतलब कि जो स्मोकिंग वाले पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादातर होने के चांसेस होते हैं और ये जो पैटर्न होता है प्रोग्रेसिव होता है, मतलब लगातार बढ़ता रहता है और साथ में शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी और साथ में अगर आप रेस्ट भी करते हैं इवन तब भी ये दिक्कतें लगातार बनी रहती हैं। पेशेंट विथ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ऑफ्टन डेवलप राइट साइड हार्ट फेलियर। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब अगर बहुत दिनों तक ये हमारा ब्रोंकाइटिस की कंडीशन बनी रही 2 से 3 साल, जिसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहेंगे, तो ये लगातार फिर और भी दूसरी कंडीशन को पैदा करता है जैसे कि डेवलप राइट साइड हार्ट फेलियर। राइट साइड का जो हार्ट फेलियर होता है तो ये भी हमारे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के लगातार बने रहने से ये डेवलप हो सकता है या फिर हो सकता है। एंड पेरिफेरल और डिपेंडेंट एडिमा, यानी ये हमारे पेरिफेरल एडिमा जो हाथों पैरों में सूजन होगी और डिपेंडेंट एडिमा यानी कहीं भी एडिमा होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट, पेशेंट्स विल हैव एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो जो पेशेंट्स जो होते हैं तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो होते हैं वो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा कर सकते हैं, जिसमें राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया और हार्ट की कुछ डिसीजेस हो गई। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स इज कफ ड्यू टू म्यूकस प्रोडक्शन एंड इरिटेशन ऑफ द एयरवे। लगातार ब्रोंकाइटिस कंडीशन में कफ बनेगा, म्यूकस का प्रोडक्शन होगा और ये क्यों होता है? इरिटेशन ऑफ द एयरवे में लगातार इरिटेशन होने की वजह से। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट होता है शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथ, यानी जो सांस लेने में आपकी जो ब्रीथ होती है बहुत शॉर्टनेस होती है और जल्दी जल्दी सांस आप लेंगे, यानी जल्दी जल्दी सांस लेने की प्रोसेस इसमें रहती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फीवर इन एक्यूट एपिसोड ड्यू टू इन्फेक्शन। इसमें फीवर भी आ सकता है, फीवर आता है एक्यूट एपिसोड के लिए यानी कुछ समय के लिए, ये किस वजह से होता है? इन्फेक्शन की वजह से भी। जो नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम्स या जो नेक्स्ट लक्षण होते हैं वो होते हैं एक्सेसरीज मसल्स आर यूज टू ब्रीदिंग एज रेस्पिरेटरी एफर्ट इंक्रीज, एडिशनल मसल्स आर नेसेसरी टू असिस्ट। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एडिशनल मसल्स होती हैं जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, तो इस समय
एडिशनल जो मसल्स होती हैं इनका भी एक्सेसरी यूज़ होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, प्रोडक्टिव कफ ड्यू टू इरिटेंट ऑफ एयरवेज। म्यूकस इज़ अ प्रोटेक्टिव रिएक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट मीन्स कि जो प्रोडक्टिव कफ होता है, लगातार जो कफ का प्रोडक्शन होता है, तो ये इरिटेशन ऑफ द एयरवे होने की वजह से ये लगातार बढ़ता रहता है। और जो म्यूकस का जो मेन फंक्शन होता है ये प्रोटेक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, इसीलिए ये शायद इरिटेशन में ज़्यादा प्रोड्यूस भी होता है और ज़्यादा बनता भी है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, वेट गेन सेकेंडरी टू द एडिमा इन द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ड्यू टू द राइट साइड हार्ट फेलियर। यानी वेट गेन भी हो सकता है। वेट गेन क्यों होगा? ये एडिमा की वजह से भी हो सकता है। एंड जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट फेलियर, इसकी वजह से भी ये वेट गेन की प्रोसेस हो सकती है। नेक्स्ट जो साइन एंड सिम्टम्स होगा, ये वीजिंग साउंड आएगा। वीजिंग साउंड मतलब एक खरखराहट की जो सुनेंगे तो एक साउंड स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। तो ये जो वीजिंग होगा ड्यू टू इन्फ्लेमेशन विद इन द एयरवे के अंदर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से वीजिंग साउंड भी आपको सुनाई देगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से टेस्ट कराएंगे, उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट लगभग क्या होगा। तो एक्यूट एंड क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होते हैं, इन दोनों के कंडीशंस में हम एक्सरे करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे जिसको बोलते हैं। तो चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि जो अफेक्टेड एरिया होगा उसमें थोड़ा सा सैडो टाइप के देखने को मिलेगी। तो ये हमारा जो चेस्ट एक्सरे है ये इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिसकी वजह से हम पता कर सकते हैं इन्फेक्शन के बारे में। नेक्स्ट पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं। तो पल्मोनरी अगर फंक्शन टेस्ट कराएंगे तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में जो फोर्स वाइटल कैपेसिटी होती है उसमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसको FVC बोलते हैं, यानी फोर्स वाइटल कैपेसिटी। तो इसमें क्या होती है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में जो फोर्स वाइटल जो कैपेसिटी होती है वो ये मान के चलिए कि डिक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम इज़ इंक्रीज्ड ड्यू टू द एयर ट्रैपिंग। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, जो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी था, तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम होगा वो भी लगातार इसमें क्या होता है कि इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्या होता है, डिक्रीज ऑक्सीजन इन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड गैस। अगर हम ABG एनालिसिस करवाएंगे यानी जांच करवाएंगे तो उसमें हमारा ऑक्सीजन की जो लेवल होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है तो हमारे आर्टेरियल ब्लड गैस में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। सो व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्यूट एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस? द फर्स्ट वन इज़ acute bronchitis is treated in the short term with symptomatic treatment and antibiotic when a bacterial infection is present। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है तो ये हमारा जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक देंगे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो होगा treated with the combination of the medication to keep airway open। क्रोनिक जो ब्रोंकाइटिस होगा तो वो ट्रीटमेंट देंगे कॉम्बिनेशन ऑफ द मेडिकेशन का, जिसमें से क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। टू कीप एयरवे ओपन, एयरवे ओपन होने से रिलेटेड मेडिकेशन चलेंगी। इन्फ्लामेशन जो रिड्यूस करने से रिलेटेड जो हमारी मेडिकेशन होते हैं वो चलते हैं। देन आफ्टर प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन और ऑब्जर्वेशंस। इट मीन्स कि जो हमारा कॉम्प्लिकेशन कोई भी इसका होने ना पाए, इसकी वजह से जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है वो लगातार चलता रहता है। उसके बारे में अभी हम ये जो ट्रीटमेंट था इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आप देखिए, एडमिनिस्टर बीटा agonist by inhaler or nebulizer to dilate the bronchi।
बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं तो बीटा एगोनिस्ट भी देंगे हम, नेबुलाइजिंग की जो नेबुलाइज़र होता है उसकी उसके ज़रिए दे सकते हैं, जो कि हमारे जो ब्रोंकाई होते हैं तो उनको डायलेट करता है, जिसकी वजह से एयरवे क्लीन होगा और हम इजीली सांस ले पाएंगे। तो ये जो ब्रोंकाई का जो डायलेटर होते हैं उनमें से कौन कौन सी मेडिसिन शामिल हैं, उनमें से पहली होती है टर्बुटालिन, एल्ब्यूटेरॉल, लेवलब्यूटेरॉल, फॉर्मेट्रोल, सर्मेट्रोल। यानी ये जो जितनी भी मेडिसिन्स हैं तो इन मेडिकेशंस का यूज़ हम कर सकते हैं ब्रोंकस को डायलेट करने के लिए। नेक्स्ट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स जो होते हैं तो ये हमारे जो ब्रोंकियल के स्मूथ मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स करने का काम करते हैं। उनमें से कौन कौन सी मेडिकेशन दे सकते हैं, उनमें सबसे पहले होते हैं आइप्राट्रोपियम भी दे सकते हैं, टियोट्रोपियम और इन्हेलर के रूप में इनको ये मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट स्टेरॉयड मेडिकेशंस भी इसमें क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में चला सकते हैं। स्टेरॉयड क्या करते हैं कि सूजन को लगातार जो ब्रोंकस में सूजन आती है उन सूजन को कम करने का काम करते हैं। उनमें से कौन कौन सी दवाएं होती हैं, जैसे पहला होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन, मेथाइल प्रेडनिसोलोन और इसके अलावा बैक्लोमेथासोन, ट्राई मैक्लियोन, फिर इसके बाद फ्लूनीकेसोन, बुडिसोनाइड, फ्लूनीसोलाइड इन्हेलर्स। यानी इतने टाइप की मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम किसके रूप में दे सकते हैं, स्टेरॉइड के रूप में, जो कि इन्फ्लामेशन को लगातार ये कम करने का काम करेंगी। नेक्स्ट प्रेडनिसोलोन और प्रेडनिसोन ओरली भी दे सकते हैं, जो कि एक प्रकार के स्टेरॉइड्स हैं जो हमारे इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेंगे। नेक्स्ट एडमिनिस्टर कर सकते हैं मेथाइक्सैंथिन्स टू इन्हांस ब्रोंकियोडायलेटर। कुछ मेथाइन एक्सैंथिन्स भी होते हैं, जैसे कि एमिनोफाइलिन, डेरिफाइलिन, थियोफाइलिन। ये जितने भी मेडिकेशंस होते हैं ये ब्रोंकियोडायलेटर होते हैं, मतलब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना उनको डायलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सांस लेने की प्रोसेस होती है वो और इजी हो जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्टर डायूरेटिक टू रिड्यूस फ्लूइड रिटेंशन इन पेशेंट हु डेवलप राइट साइड हार्ट फेलियर। डायूरेटिक्स भी हम दे सकते हैं, डायूरेटिक्स दे सकते हैं और वो इसलिए होता है बिकॉज ऑफ जो हमारा फ्लूइड बिल्डअप होता है, जिसको हम एडिमा अभी बात कर रहे थे, एडिमा को कम करने के लिए, फ्लूइड को कम करने के लिए हम डायूरेटिक भी दे सकते हैं, जिसमें फ्रोसेमाइड, बुमेटानाइट ये मेडिसिन शामिल हैं, जो कि हमारे किडनी पे वर्क करती हैं, यूरिनेशन बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से सूजन मतलब कि जो एडिमा है कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे एडमिनिस्टर एक्सपेक्टोरेंट टू हेल्प लिक्विफाइड सीक्रेशंस। एक्सपेक्टोरेंट भी हम दे सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो हमारे सीक्रेशंस होते हैं उनको लिक्विफाई करने के लिए, जिसमें हमारा गाइफिनेसिन यानी ये मेडिसिन्स आती हैं जो सीक्रेशन को लिक्विफाई करने का काम करती हैं। एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। नेक्स्ट है हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्टर एंटासिड। एंटासिड भी दे सकते हैं बिकॉज ऑफ जो हमारे गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ना, गैस्ट्रिक अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए। उनमें से कौन कौन सी मेडिसिन्स होती हैं एंटासिड में, जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये मेडिकेशंस हैं जो कि हम एंटासिड के रूप में दे सकते हैं। H2 ब्लॉकर्स, H2 ब्लॉकर और H1 ब्लॉकर दो प्रकार के होते हैं। जैसे H2 ब्लॉकर्स में रैनिटिडिन, फोमेटिडिन, सिमैटिडिन ये शामिल हैं, तो H2 ब्लॉकर्स भी दे सकते हैं और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं। ये भी एक प्रकार के एंटासिड होते हैं, जिनमें ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल और एसोमेप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल ये शामिल हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी दे सकते हैं, जिसमें से गैस्ट्रिक अल्सर जो होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और निमोनिया की वैक्सीन भी लगाई जा सकती है।
जिसकी वजह से जो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाए। फ्लूइड है तो डेली लगभग 3 से 4 लीटर पर डे देना होगा पेशेंट को, बिकॉज ऑफ जो सीक्रेशंस होता है वो लिक्विफाई करने के लिए। और जो अगर पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स है सांस लेने में, उस समय जो ऑक्सीजन होती है वो 2 लीटर पर डे लगभग नेज़ल कैनुला से हमें लगाना होगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी में मेंटेन होगा। नेक्स्ट, प्रोटीन का जो लेवल होगा, कैलोरी और विटामिन सी जो होंगी, इनको हमें इंक्रीज़ करना होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में देना होगा, बिकॉज ऑफ जो बॉडी जो नीड्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट को बराबर करने के लिए। नेक्स्ट, स्पायरोमीटर और फ्लटर वॉल्व जो होते हैं, एडमिनिस्टर द इंसेंटिव स्पायरोमीटर और फ्लटर वॉल्व टू इंक्रीज कफिंग एंड एक्सपेलिंग ऑफ द म्यूकस। यानी जो स्पायरोमीटर होते हैं उसको भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं, जो हमारे कफिंग की चीज़ों को बाहर करने के लिए। नेक्स्ट, नॉक्सुरल जो नेगेटिव प्रेशर्स होता है, वेंटिलेशन यूज़, जैसे वेंटिलेशन जो यूज़ होता है तो जो किस कंडीशन में होता है, हाइपर कैप्निक, मतलब एलिवेटेड जो CO2 लेवल्स के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए जो नेगेटिव प्रेशर्स होता है नॉक्सुरल, उनको भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। फर्स्ट वन इज़ इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। जो पहला नर्सिंग डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस होगा। नेक्स्ट, जो दूसरा नर्सिंग डायग्नोसिस होगा एक्टिविटी इनटॉलरेंस होगा। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट डायग्नोसिस होगा इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। ये तो 3 नर्सिंग डायग्नोसिस होगा। उनमें कौन कौन से हम इंटरवेंशंस करेंगे उसमें ध्यान देने की बात है। नर्सिंग इंटरवेंशंस में पहला पॉइंट देखेंगे, मॉनिटर रेस्पिरेशंस लुकिंग एट द रेट, एफर्ट, यूज ऑफ एक्सेसरीज, मसल्स, स्किन कलर, लिसन टू ब्रीथ साउंड। ब्रीथ साउंड को लगातार सुनेंगे और रिस्पिरेशन का जो रेट होगा, एफर्ट होगा, और उसका जो एक्सेसरीज मसल्स का यूज़ है, और साथ में स्किन के कलर को भी देखते रहेंगे या चेक करते रहेंगे। प्लेस पेशेंट तो हाई फाउलर पोजीशन, पेशेंट को हाई फाउलर पोजीशन में रखेंगे, बिकॉज ऑफ जो रिस्पिरेशन जो होगा ना वो इजी हो पाए, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट होगा वो होगा वेट द पेशेंट डेली। वज़न करना पेशेंट का डेली। जो एक्सेस फ्लूइड होगा ड्यू टू हार्ट फेलियर विल इंक्रीज वेट, बिकॉज ऑफ कारण ये होता है क्योंकि जब हार्ट फेलियर, जब एक साइड का हार्ट सही से काम नहीं करता तो हमारे फ्लूइड एक्सेस होने की वजह से लगातार वज़न बढ़ भी सकता है। इस वजह से हम वेट डेली चेक करेंगे। नोटिफाई फिजिशियन ऑफ वेट गेन ऑफ 2 पाउंड्स इन 24 आवर्स। अगर 24 घंटे में अगर एक्सेसिव वज़न बढ़ रहा है पेशेंट का तो हमें तुरंत मतलब फिजिशियन को नोटिफाई कराना है। हैव द पेशेंट परफॉर्म टर्निंग, कफिंग, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इनहेंस लंग एक्सपेंशन एंड एक्सपेल म्यूकोसिस। पेशेंट को एजुकेट करना है टर्निंग के बारे में, कब कब टर्न होना है उसको, कफिंग के बारे में, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में, और साथ में एक्सपेंशन एंड एक्सपेल म्यूकस के बारे में भी उसको बताना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, मॉनिटर स्पुटम फॉर चेंजेस इन कलर और अमाउंट। जो स्पुटम यानी पेशेंट का होगा, स्पुटम को भी लगातार, और उसके जो चेंजेस होंगे कलर और अमाउंट को, वो भी लगातार मॉनिटर करेंगे। विच में सिग्नल इन्फेक्शन ऑफ द पेशेंट विद द क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस है, कफ के अगर अमाउंट और इन्फेक्शन में लगातार चेंजेस आते हैं तो क्रोनिक में भी हो सकता है, इसलिए इसको मॉनिटर करते रहना। नेक्स्ट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट। पेशेंट का इनटेक आउटपुट भी मॉनिटर करना है। इंक्रीज फ्लूइड टू कीप म्यूकस थिनर एंड ईजियर टू एक्सपेल। मतलब कि जो हमारा जो फ्लूइड होता है तो फ्लूइड इनटेक को भी हमारा इंक्रीज़ करना है लगातार, बिकॉज ऑफ ये जो हमारे
म्यूकस होता है उसको थिन करने का भी काम करता है, यानी पतले करने का काम करता है। एक्सप्लेन टू द पेशेंट, पेशेंट को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना है, जैसे कि हाउ टू एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, यानी पेशेंट को ऑक्सीजन कैसे एडमिनिस्टर करना है, इसके बारे में भी पेशेंट को एक्सप्लेन करना है। सो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। कल एक नया डिसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।